अब देखते हैं चोक कुंडली। चोक कॉइल क्या होता है? ट्यूबलाइट में सभी पुराने ज़माने में देखे ही होंगे। अरे थोड़ा लाइट नहीं जलता था तो चोक के घुमा के देखो भाई, लाइट जलने लगेगा, ऐसा बोलते थे ना। तो वही है चोक कुंडली। ये कैसे बनता है, इसका कार्य क्या है, ये देखना है हमको। ठीक है, तो एसी परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त प्रेरकत्व को चोक कुंडली कहते हैं। ठीक है, एसी परिपथ है, उसमें धारा को कंट्रोल करना है तो चोक कुंडली लगा दिए। इसका प्रेरकत्व उच्च तथा ओमीय प्रतिरोध लगभग 0 होता है। ठीक है, अब भाई एसी परिपथ में धारा को रोकना है तो हम प्रतिरोध भी लगा सकते हैं। तो क्यों नहीं लगाए प्रतिरोध? क्योंकि प्रतिरोध यदि लगाते हैं या तार लगाते हैं, केवल तार भी लगा सकते हैं ना, पतला से पतला तार लगाओ, उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। परंतु प्रतिरोध सामान्य प्रतिरोध लगाने से क्या होता है, अधिकतम जो ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। किस रूप में? ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। ठीक है ना, इसलिए धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध तार न लगाकर क्या लगाया जाता है, प्रेरकत्व कुंडली लगाई जाती है। ठीक है, इसी को चोक कुंडली कहते हैं, जिसका प्रेरकत्व तो क्या होता है, उच्च होता है। कभी कभी पूछ देता है 1 नंबर या 2 नंबर में। ठीक है, याद रखेंगे इसको। इसका प्रेरकत्व उच्च होता है और ओमीय प्रतिरोध नगण्य होता है। कुंडली कैसे बनाएंगे भाई? कुंडली बनाएंगे तार से, आखिरकार उसका प्रतिरोध रहेगा कि नहीं। परंतु इस प्रकार से बनाया जाता है कुंडली को, प्रेरकत्व कुंडली को, कि उसका ओमीय प्रतिरोध नगण्य हो। प्रतिरोध कम कब होता है? जब उसकी तार की मोटाई को जितना बढ़ाते जाएंगे उसका प्रतिरोध कम होते जाएगा। ठीक, जितना पतला तार उतना प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है, तो ये चोक कुंडली का निर्माण किया गया है। इसमें जो है अंदर लोहे का क्रोड होता है जो पटलित बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है आप सभी को पता है। ठीक है ना, क्योंकि भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो। ठीक, तो ये क्रोड है, पटलित बनाए गए हैं, उसमें तार से लपेटा गया है कुंडली के रूप में। ठीक है, बन गया चोक कुंडली। कार्यविधि क्या है? तो भाई ऊष्मा का क्षय क्या होता है, इसमें कम होता है, नगण्य होता है, बहुत ही कम होता है। स्वप्रेरकत्व L है, उसका ओमी प्रतिरोध R है। कुंडली में औसत शक्ति, ये पढ़े हैं हम लोग अभी, शक्ति निकालना, तो VRMS इंटू IRMS कॉस फाई की वैल्यू होती है प्रेरकत्व कुंडली के लिए R/√R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर होता है। ठीक है ना, प्रतिरोध R बहुत ही नगण्य लिए हैं हम लोग, तो R का मान बहुत कम है, तो क्या होगा, ये भी मान बहुत कम है। ऊपर वाली वैल्यू जितनी कम होगी कॉस का मान भी लगभग उतना ही कम होगा, तो कॉस फाई लगभग 0 के बराबर हो गया। और ये मान उच्च है, नीचे का मान जितना ज़्यादा होगा कॉस फाई का वैल्यू उतना ही कम आएगा, तो लगभग 0 मान लिए। तो ऊष्मा क्षय क्या हो गया, ऊर्जा क्षय बहुत ही कम हो गई, 0 के बराबर हो गई। इस प्रकार चोक कुंडली में ऊर्जा व्यय नगण्य होती है। ठीक है, इसका उपयोग मरकरी लैंप में किया जाता है, ट्यूबलाइट के साथ श्रेणी क्रम में जोड़कर किया जाता है, सोडियम वाष्प लैंप में भी चोक कुंडली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ये पूछा ही जाता है, परिणामित्र ट्रांसफार्मर क्या होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म परिवर्तित करता है, किसको परिवर्तित करेगा, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बिना विद्युत ऊर्जा नष्ट किए, विद्युत ऊर्जा के रूप में क्षय ही नहीं होता। ठीक है, ऊर्जा को कहीं और नष्ट नहीं होने देता, परिवर्तित कर देता है, अर्थात बढ़ा देगा या तो घटा देता है। ट्रांसफॉर्म कर रहा है भाई, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी पूछा जाता है। तो अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी रचना सर्वप्रथम फैराडे ने की। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या है, जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा या घटा देता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण। किसने खोज की, सर्वप्रथम फैराडे ने। तो ट्रांसफार्मर 2 प्रकार से होगा, एक जो वोल्टेज को बढ़ा दे, एक जो वोल्टेज को घटा दे। तो नाम के अनुसार से ही काम है, अपचाई मतलब कम कर देगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन, इंग्लिश नाम भी यदि याद है तो आसानी से समझ में आ जाएगा। स्टेप डाउन, डाउन मतलब नीचे कर देना,
तो यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटा देता है। इसको इस रूप में दर्शाते हैं ना। इधर कुंडली, दो कुंडली होगा ना, अनोन्य प्रेरण है मतलब दो कुंडली अन्य में प्रेरित होगा। ठीक है, ये क्रोड को दर्शाता है और ये जो है फेरो की कुंडली को दर्शा रहा है। ठीक है, तो स्टेप डाउन कम कर रहा है, तो इधर क्या होगा, कम फेरे। ठीक, ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्यों होता है ये भी आगे समझ में आएगा कि क्यों फेरे कम है। यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा देगा, मतलब जिधर वोल्टेज को बढ़ाना है मतलब फेरों की संख्या ज़्यादा कर दो। तो इस प्रकार से ये स्टेप अप का है, स्टेप अप बढ़ा गया, डाउन मतलब कम कर दिया। ठीक, तो जिस कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है, यहाँ से हम लगाएंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज, तो ये होगा प्राथमिक कुंडली। ठीक है ना, यहाँ देखिए इसमें लगाएंगे हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, तो उसको प्राथमिक कुंडली बोलेंगे। जिससे हम प्राप्त करेंगे उसको द्वितीयक कुंडली बोलेंगे। ठीक, जिसमें वोल्टेज सोर्स लगाया जाता है स्रोत, उसको प्राथमिक कुंडली तथा दूसरी कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। ठीक है ना, जिसमें कम फेरे होते हैं उनके तार मोटे लगाए जाते हैं। जिसमें ज़्यादा फेरा हुआ मोटा तार लगा देंगे तो भाई खर्चा ज़्यादा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें कम फेरे होते हैं उसमें मोटे तार लगाए जाते हैं। ठीक है, और उसमें अधिक धारा प्रवाहित होती है। कैसे, ये समझ में आएगा आगे। ठीक है, जिनमें अधिक फेरे होते हैं उनमें तार पतले लगाए जाते हैं और उनमें कम धारा प्रवाहित होती है। पतला तार है मतलब प्रतिरोध बढ़ जाएगा कि नहीं, मोटा तार है प्रतिरोध कम हो जाएगा भाई। ठीक, इसलिए धारा अधिक, पतला तार है प्रतिरोध अधिक मतलब धारा कम। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से नहीं बन पाया मेरे से पहला वाला, ये दूसरा वाला ठीक बना है, तो आप लोग बुक से देख लेंगे डायग्राम। ठीक है, ये है अपचाई ट्रांसफार्मर, जिसमें लोहे का जो है ये क्रोड है जो पटलित बनाए गए हैं ताकि भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो, ऊष्मा के रूप में क्षय कम हो। ठीक है, ये यहाँ देखिए प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है, इसमें द्वितीयक में कम, डाउन हो रहा है, डाउन वोल्टेज डाउन होगा। ठीक है ना, वोल्टेज को कम कर देगा। इसमें क्या है, प्राथमिक में कम है फेरों की संख्या, इसमें ज़्यादा है, ये वोल्टेज को बढ़ा देगा, अप कर देगा। ठीक, सिद्धांत और कार्यविधि देखते हैं इसका, बहुत ही आसान है। जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या है। धारा का मान बढ़ा कम हुआ, या वोल्टेज का मान बढ़ा कम हुआ, फिर ज़ीरो हो गया, फिर नेगेटिव दिशा में बढ़ा फिर कम हुआ, ऐसे ही होता है ना। मतलब कुंडली में क्या होगा, उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा वोल्टेज का मान बढ़ने या घटने से। ठीक है ना, या धारा का मान बढ़ने और घटने से, तो उसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे धारा के प्रत्येक चक्र में जो क्रोड रहेगा एक दिशा में तत्पश्चात दूसरी दिशा में चुंबकित होगा। पहले पॉजिटिव है तो इस दिशा में चुंबकित हो रहा है, मान लो नेगेटिव में आया तो इस दिशा में चुंबकित हो जाएगा। ठीक है ना, चुंबकित हो जाता है। द्वितीयक कुंडली उसी क्रोड में लिपटी रहती है। अभी देखें हम लोग, देखो ये क्रोड है, उसी में प्राथमिक भी लिपटा हुआ है, उसी में द्वितीयक कुंडली भी लिपटा हुआ है। ठीक है ना, अतः द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी बार बार परिवर्तन होगा। ठीक है ना, परिवर्तन कैसे हो रहा है, देखो धारा का मान बढ़ रहा है फिर घट रहा है, धारा मतलब चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन कम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए द्वितीयक कुंडली में भी क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होने लगेगा। फलस्वरूप विद्युत चुंबकीय प्रेरण से या अन्योन्य प्रेरण से भी कह सकते हो, द्वितीयक कुंडली में उसी आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। ठीक, जैसे प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाए हैं, वैसा ही उसी आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वोल्टेज द्वितीय कुंडली में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब किसमें फेरों की संख्या ज़्यादा रखें कम रखें, तो गणितीय रूप से आप यदि याद रखें तो आसान होगा। निकालते हैं इसको। तो माना प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NP और NS है। प्राथमिक मतलब प्राइमरी P, द्वितीयक मतलब सेकेंडरी, सेकेंड आया है। ठीक, सेकेंडरी। यदि किसी क्षण प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो,
ठीक है ना। प्राथमिक कुंडली में 5 फ्लक्स है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र हम जानते हैं, ई से दर्शाते हैं ना, एप्सिलॉन से, यहाँ ई से दर्शा दिए हैं। ई पी इज इक्वल टू एन पी, फेरों की संख्या इंटू, ये हम लोगों ने पढ़ा है फैराडे के द्वितीय नियम में कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है ना। और जितनी फेरों की संख्या होगी उतना अधिक होगा, तो एनपी से मल्टीप्लाई कर दिए। ये प्राथमिक के लिए निकाल लिए। द्वितीयक के लिए भी जितना फ्लक्स, हम क्या मान रहे हैं, आइडियल केस, आदर्श स्थिति, कहीं भी क्षय नहीं हो रहा है ऊर्जा का, तो जितना प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स है उतना ही द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स फाई मान लेते हैं। ठीक है। तो ई एस इज इक्वल टू एन एस इंटू डी फाई बाई डी टी, ये हो गया समीकरण 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 से भाग 2 पहले का। तो हमारे पास आ गया ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एन एस डी फाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई एन पी डी फाई बाई डी टी आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, ये तो डी फाई बाई डी टी कट गया दोनों में, एन एस डिवाइडेड बाई एन पी आ गया। ठीक है, ये याद रखना है इसको। आगे देखते हैं। माना कि किसी क्षण प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में बहने वाली धाराएं क्रमशः आईपी और आईएस है। प्राथमिक में आईपी, द्वितीयक में आईएस। तब आदर्श स्थिति में, हम आदर्श केस लेके चल रहे हैं, जितना शक्ति प्राथमिक कुंडली में हम लोगों ने दिया है उतना ही हम प्राप्त कर रहे हैं द्वितीयक कुंडली में, ये मान के चल रहे हैं। अब पावर का सूत्र होता है शक्ति का धारा इंटू वोल्टेज। तो धारा है प्राथमिक में आईपी, वोल्टेज है ईपी, विद्युत वाहक बल मतलब वोल्टेज। ठीक। द्वितीयक में आईएस और वोल्टेज है ईएस। ठीक है। ईएस अपॉन ईपी निकालो, तो ईएस ये नीचे आ गया ईपी, तो आईपी एज इट इज रहा, आईएस नीचे आ गया, तो आईपी अपॉन आईएस हो गया। ठीक। ये दोनों को हमको याद रखना है। अपचायी ट्रांसफार्मर, अपचायी मतलब वोल्टेज को घटा दे हम चाहते हैं, तो वोल्टेज यदि घटाएंगे, ये कम होना चाहिए ऊपर का मान। ठीक है। और ये है नीचे का मान ज़्यादा होना चाहिए। तो ये ऊपर का मान यदि कम है तो फेरों की संख्या, एन किसको दर्शा रहे, फेरों की संख्या, ये है मान फेरों की, वोल्टेज कम चाहिए तो ये ऊपर वाला है, ऊपर में है क्या, तो इसमें भी द्वितीयक में फेरों की संख्या कम होगी। ठीक है ना। इसलिए अपचायी ट्रांसफार्मर जब बनाते हैं तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, प्राथमिक में अधिक होती है। ठीक है। द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से कम होती है। यह ट्रांसफार्मर की प्रबलता को बढ़ा देता है। देखो यहाँ ई एस का मान कम है ई पी से, ये वाला कम है, तो ये भी कम हो जाएगा। होगा कि नहीं। मतलब प्राथमिक में धारा कम है, द्वितीयक में ज़्यादा है। धारा का मान द्वितीयक में ज़्यादा है, मतलब प्रबलता क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक। तो इस सूत्र में देखो आईपी, यदि हम फेरों की वोल्टेज को बढ़ा देते हैं तो धारा का मान कम हो जाता है। ठीक है। और वोल्टेज कम है, ईएस कम है, तो धारा का मान बढ़ जाता है। ये ध्यान रखिएगा, एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं यहाँ। वोल्टेज कम है तो धारा बढ़ जाएगी आईएस का मान, ये क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। देखो। ठीक है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में हम वोल्टेज बढ़ाना चाहते हैं, ऊंचाई अप करना चाहते हैं, तो यहाँ से देखो फेरों की संख्या को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाएगा भाई। ठीक। कम करेंगे तो कम होगा फेरों की संख्या, और बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा भाई। ये अनुक्रमानुपाती है। यहाँ देखिए, यदि वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान कम हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है। यह ट्रांसफार्मर की प्रबलता को घटा देता है। तो इस प्रकार से ये ट्रांसफार्मर बहुत ही इजी है और समझने लायक चीज़ है। 12th लेवल पे ही नहीं, कॉलेज लेवल में भी ये काम आएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है। इसकी दक्षता कैसी होनी चाहिए भाई, जितना हम दे रहे हैं इनपुट, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो उससे अपेक्षा करूँगी बच्चों से कि बच्चे जो है 100 में से 100 अंक लाएं, ऐसा ही चाहेंगे ना। 100% दक्षता होनी चाहिए। तो जितना हम इनपुट दे रहे हैं और कितना हमको आउटपुट मिल रहा है, उसका यदि तुलना करें तो उसी को कहते हैं दक्षता। ठीक।
तो द्वितीयक कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा, द्वितीयक में हमको कितना ऊर्जा मिल रहा है और कितना हम दे रहे हैं, इसके अनुपात को ही क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता। निर्गत मतलब आउटपुट, ठीक है, और निवेशी मतलब इनपुट, इनपुट कितना दे रहे हैं, इसके अनुपात को दक्षता कहते हैं। आइडियल वाला जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसकी दक्षता तो 100% होती है, परंतु वो आदर्श स्थिति संभव नहीं है, कहीं ना कहीं ऊर्जा क्षय होता ही है, ठीक है ना। 75 से 90% तक हम दक्षता वाला ट्रांसफार्मर बना सकते हैं, ठीक है। 90% सोचो। उपयोग क्या क्या है इसका, पावर हाउस में जो पावर स्टेशन है वहाँ धारा इतनी प्रबल रहती है कि उसको एक स्थान से यदि दूसरे स्थान भेजें तो ऊर्जा बहुत क्षय होगी, तार को हमको बहुत मोटा बनाना पड़ेगा जो बहुत खर्चीला होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पावर स्टेशन में करते हैं उपयोग ट्रांसफार्मर का। वहाँ उपयोग किया जाता है स्टेप, पावर हाउस स्टेशन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर का वोल्टेज का मान बढ़ा देंगे, वो धारा के मान को घटा देगा, ऊष्मा कम क्षय होगी। और जब घरों में लेना रहता है उससे पहले जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है ना घरों के आसपास, वो रहता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वो क्या करता है, वोल्टेज के मान को घटा देता है और घरों में जितनी मात्रा में धारा चाहिए उतना हमको प्रोवाइड करता है, ठीक। तो पावर हाउस स्टेशन में, रेडियो में, टेलीफोन में, टेलीफोन है, टेलीविज़न में तो 5 वोल्टेज चाहिए, हमारे घर तो 220 वोल्टेज आता है, तो स्टेप डाउन का उपयोग करेंगे, रेफ्रिजरेटर में इत्यादि में, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा ह्रास जो है कहाँ कहाँ होता है ये देखेंगे। ताम्र ह्रास है पहला, मतलब जो तार है वो तांबे का बना रहता है, ठीक है, और उसका स्वयं का प्रतिरोध रहता है, तो उसमें धार प्रवाहित करने से ऊष्मा का क्षय होगा, ठीक है। प्रतिरोध, सामान्य प्रतिरोध जो है उसमें ऊष्मा का क्षय अधिक होता है। लौह ह्रास, जो लोहे की पटलित क्रोड बनाए हैं, उसमें पटलित तो बना दिए हैं क्रोड को, फिर भी कहीं ना कहीं उसमें भंवर धाराओं के रूप में ऊर्जा ह्रास होता है, ये लौह ह्रास है। चुंबकीय फ्लक्स क्षरण, ठीक है, तो जितना जो है चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली के सिरों में उत्पन्न हुआ उतना जो है द्वितीयक कुंडली में नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं क्षय हो जाता है, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्षरण कहते हैं इसको। शैथिल्य हानि, पहले क्या होगा, हमारा क्रोड चुंबकित होगा, फिर विपरीत दिशा में चुंबकित होगा, फिर इस प्रकार से ये क्रिया चलती रहेगी। डोमेन इस दिशा में गए, फिर इस दिशा में गए, तो इतना सारा घूम मतलब रोटेट होंगे हमारे डोमेन, घूमने में क्या होगा, ऊर्जा की हानि होगी, इसको शैथिल्य हानि कहते हैं, ये पढ़े हम लोगों ने। क्रोड का कंपन, ट्रांसफार्मर के पास कभी आप लोग गए होंगे तो वहाँ कुछ ध्वनि कंपन उत्पन्न होता है क्रोड में, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं वो ध्वनि के रूप में ऊर्जा हानि हो जाती है इसके, इसे क्या कहते हैं, क्रोड का कंपन। तो इतने प्रकार से ऊर्जा हानि होती है ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो ये था ट्रांसफार्मर, ठीक है।